जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स पर। और आपका साथी, आपका सहयोगी आप सभी के लेकर हाजिर है 12 मई 2022 के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। आज की क्लास आपके लिए बहुत मजेदार है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। मित्रों, सभी को पूरी वीडियो को बहुत ही पेशेंस के साथ आज का पूरा रिवीजन लगाना है। तो मित्रों, आप सभी का स्वागत है। एक बार सभी को इस वीडियो को आप सभी लोग शेयर कर देंगे और शुरुआत करेंगे आज बेहतरीन से करंट अफेयर नोट्स की, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मित्रों आपको बताया कि 5:45 पर हमारा प्रीमियम सेट है। आप सभी को 5:45 पर यहाँ पर जुड़ना होता है, ठीक है। और लाइव चैट आप सब लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर आप सब लोग अपने क्वेश्चनों को लिख सकते हैं, जो भी आपकी बात हो उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात का आप सभी लोग ध्यान रखें विशेष रूप से। आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे बेस्ट करंट अफेयर नोट्स की, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और पहला ही क्वेश्चन आप देखना, आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। पूछा गया है पुलित्जर पुरस्कार 2022। ये पुलित्जर पुरस्कार क्या होता है? तो मित्रों, आप सभी को पता है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सम्मान है और इस सम्मान को प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। और इसे सबसे पहले अमेरिका से 1917 से इसको शुरुआत की गई थी इस पुरस्कार की। हाल ही में इसे 2022 का एक व्यक्ति है जिनका नाम है दानिश सिद्दीकी, और इनके साथ साथ इनके 3 अन्य साथी हैं। इन साथियों को भी पुलित्जर पुरस्कार 2022 दिया गया है। दानिश सिद्दीकी को यह पुरस्कार 2 बार मिल चुका है और पहली बार इन्हें यह कब मिला था 2018 में, और दूसरी बार कब मिला है तो 2022 में। इनके द्वारा 2022 में ये पुलित्जर पुरस्कार पाने की क्या उपलब्धियां हैं? तो आप सभी को बताया अफगान में क्या चल रहा है, तालिबान और इन दोनों का बहुत ही संघर्ष कर रहा चल रहा था। इस चक्कर में दानिश सिद्दीकी को क्या किया था, इन्होंने यहाँ पर फोटोग्राफी की और इस फोटोग्राफी के चलते इन्हें इस बेहतरीन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है अदनान अबीदी, सना इरशाद और अमित दवे को यहाँ पर इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। यहाँ पर एक ही पॉइंट आपको याद रखना है कि इनकी शुरुआत 1917 से की गई थी, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि इन्हें ये दिया क्यों गया है। तो कोरोना काल के तहत आपको बताया कितने लोगों की मृत्यु हुई थी और इनकी यहाँ पर इन्होंने फोटो खींची, यानी जो दर्दनाक फोटो थी वो इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शित की और लोगों को कोरोना से जागरूक करने के लिए इन फोटो को समाज में फैलाया। तो इसके लिए दानिश सिद्दीकी को क्या दिया गया है, पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इसी प्रकार से आप सभी को याद रखना है 2021 का किसे दिया गया था, तो मेघा राजगोपालन को दिया गया था। नोट 2022 का पुलित्जर पुरस्कार, ये पुलित्जर पुरस्कार किसमें दिया जाता है, वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये फ्रांस के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें फ्रांसीसी कैरे के नाम से जाना जाता है। इन्हें 2022 का यह पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। तो पुलित्जर और पुलित्जर में आप अंतर समझना। पुलित्जर जो होता है हमारा, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि पुलित्जर अवार्ड वास्तुकला आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक। अब आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 2, और बेहतरीन सा क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण खोजों पर कि कौन से खोज किसके द्वारा की गई है, ये चीजों के बारे में हम जानेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं, और बेहतरीन सा ये क्वेश्चन आपको नंबर दिलाएगा और इसके पीछे की जानकारियां आपको जाननी भी चाहिए, ठीक है। क्यों जाननी चाहिए, तो आइए समझते हैं। जैसा कि पता है हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे। इसे प्रत्येक 11 मई को बनाते हैं। इसे 11 मई को क्यों मनाते हैं, क्योंकि 11 मई 1998 को ही एक ऑपरेशन चलाया गया था और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। ये ऑपरेशन आपको समझना होगा। इससे पहले एक और ऑपरेशन हुआ था, उसको समझते हैं। एक परमाणु परीक्षण के तहत सबसे पहला जो ऑपरेशन चला गया था 1974 में, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ था, तो परमाणु परीक्षण हुआ था। इसके बाद दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण राजस्थान में। पहला भी पोखरण राजस्थान में हुआ था और दूसरा हुआ था 11 मई 1998 को, ठीक है। तो यहां पर हुआ था ऑपरेशन शक्ति। इसी के चलते भारत में क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। 1998 में ये संपन्न हुआ, तो इसी के एक साल बाद इसे क्या कर दिया गया, इसे स्टार्ट कर दिया गया। और 1999 से हम क्या बना रहे हैं, तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे बना रहे हैं। और इसकी थीम है इस बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। इसकी थीम आप सभी लोग याद रखना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। इसी प्रकार से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो आप सभी लोग याद रखना डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, ठीक। अब प्रमुख खोजों में आपके लिए क्या खास है, आइए इसे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मित्रों, आप सभी के लिए कुछ थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ सकेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, जो आपको क्लास से अलग तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं और 2 मिनट का आपको रिवीजन लगाने की कोशिश कर रहा हूं। इंटरनेट के जनक कौन थे, तो विस्टन जी सर्फ। इसी के साथ मोबाइल के जनक कौन थे, तो मार्टिन कूपर। WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के कौन थे, तो टिम बर्नर्स। इसी प्रकार से जीनोम परियोजना, यह माइकल कॉलिन्स के द्वारा चलाया गया था।
ठीक है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि विश्व के 7 नए आश्चर्य, ये किसके द्वारा, तो बर्नार्ड वेबर के द्वारा इसे निम्नांकित किया गया था। ऐसे ही रेड क्रॉस, इसकी स्थापना या इससे किससे संबंधित थे, तो रेड क्रॉस ये आपको याद रखना है, ये हमारे संबंधित थे हेनरी ड्यूनेंट से। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, हेनरी ड्यूनेंट आप सभी लोग याद रखना। नर्सिंग व्यवस्था, तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और स्काउट गाइड तो आप जानते ही हैं, बैडन पावेल के द्वारा स्काउट गाइड स्टार्ट किया गया था। इसी के साथ ब्रेन लिपि की खोज किसने की थी, तो लुई वेल ने। किसने मित्रों, लुई वेल ने। ये सारी चीजें आप जानते ही होंगे, लेकिन कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, इन चीजों को आप देख लेना, थोड़ा सा अलग और बेहतरीन मैंने कुछ पढ़ाने की कोशिश की थी आपको, ठीक है। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना, इन्हें नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 बेहद इंपॉर्टेंट है और इसमें हम आपको कराएंगे क्या, प्रधानमंत्रियों की बरसात। क्या मित्रों, प्रधानमंत्रियों को बरसात होने वाली है। आपको नए नए प्रधानमंत्री, कौन से देश के कौन से प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उनके बारे में एक छोटी सी लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट को देखिएगा और इसका एक छोटा सा रिवीजन लगाएंगे आपके लिए, ठीक है, जो आप सभी लोग अपने लिए काफी बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं, तो ये उसमें 2 कदम आगे की तैयारी आपको साबित करेगा, ठीक है। तो देखते हैं, पूछा गया है दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये है हमारे योक सुक योल। कौन मित्रों, ये है यू सुक योल। ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है कि ये कैसे, तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति होंगे। दक्षिण कोरिया और साउथ कोरिया को थोड़ा समझते हैं। दक्षिण कोरिया और नॉर्थ कोरिया ये ऐसे करके हैं और इनके मध्य में एक सीमा है जिसको हम 38 डिग्री सहवाग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उत्तरी कोरिया की आप सभी को राजधानी याद रखनी है प्योंगयांग, और जो दक्षिण कोरिया है इसकी राजधानी है सियोल। इसी दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं यू सुक योल। आपको सर ने बेहतरीन सी एक ट्रिक भी बताई थी, दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया, तो यहाँ पर सू को देख रहे हैं आप, सू से हो गया हमारा साउथ और का से हो गया कोरिया, तो साउथ कोरिया के राष्ट्रपति कौन हो गए मित्रों, यू सुक योल, ठीक है। अब आप सभी के लिए क्या है खास, तो आइए दिखाते हैं। देखिए मित्रों, ये है प्रधानमंत्रियों की बरसात। सबसे पहले देखते हैं उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति, तो ये भी कुछ समय पहले बनाए गए थे, शौकत मिर्जियोयेव, ठीक है। शौकत मिर्जियोयेव ये पुनः से उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति बनाए गए थे। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। इटली के प्रधानमंत्री कौन है, तो मारियो दागरी। हैती के कौन है, तो योसेफ यूथ। नेपाल के शेर बहादुर देवुआ। इजराइल के हैं नेफ्ताली बेनेट। जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किस्दो। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं मार्क रूटे और सूरीनाम के प्रधानमंत्री हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। इसी के साथ सूडान के बनाए गए थे हाल ही में अब्दुल्ला हमदोक। इन्होंने कुछ समय पहले इस्तीफा भी दे दिया है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अफगानिस्तान के ये कार्यवाहक बनाए गए थे तालिबान के, यानी अपनी बंदूक ले लेके आ गए थे, ये उन्हीं में से हैं। और आपको याद रखना है यहाँ के कौन थे प्रधानमंत्री, तो मुल्ला मोहम्मद हसन। जामीबिया के कौन थे, होकेडो होचिलेमा, ये राष्ट्रपति थे जामीबिया के। मोरक्को के कौन है प्रधानमंत्री, तो अजीज अचनोक। ईरान के ये सभी को याद होंगे इब्राहिम रईसी। लेबनान के नजीब जकाती। इथोपिया के अबी अहमद अली, जिन्हें 2019 का शांति नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो काजा कलास। और चेक गणराज्य की हाल ही में प्रधानमंत्री बनाए गए थे पीटर फ्याला, ठीक है। ये पीटर फ्याला आप सभी को नाम याद रखना है, ये हाल ही में चर्चा का विषय रहे थे, इसीलिए इन्हें आपको याद रखना है। तो ये हमारी क्या थी, प्रधानमंत्रियों की बरसात थी, जो मैंने आपके सामने कराई और मात्र 2 सेकंड में आपको 6 महीने का करंट अफेयर तैयार करा दिया, ठीक है मित्रों। आशा करता हूं आपको ये पॉइंट पसंद आया होगा और आप सभी ने वीडियो अब तक लाइक नहीं की हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए नंबर दिलाने वाला है और आपको कराऊंगा कुछ प्रमुख निधन जो 2022 में हुए हैं। तो इसकी एक छोटी सी लिस्ट बनाई है मित्रों, इसको देखना और इसको समझने की कोशिश करना। यहाँ पर भी आपका पूरा 6 महीने का करंट अफेयर कुछ ही मिनटों में पूरा होने वाला है, तो इन चीजों को आप सभी लोग याद रखें और देखें। क्वेश्चन क्या है हमारा, पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन। तो हाल ही में एक फेमस संतूर वादक थे जिनका नाम था मित्रों पंडित शिव कुमार शर्मा, इनका निधन हुआ है और 84 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो चुका है। इन्हें 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको दिख रहा है 2001, तो 2001 में भी भारत रत्न एक फेमस महिला थी जिनका नाम है लता मंगेशकर, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर ये पॉइंट आप लोग याद रखना। और पंडित शिव कुमार शर्मा से 2 पॉइंट भी आपको थोड़े से याद रखने हैं। इनका जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ था 13 जनवरी 1938 को और इनकी मृत्यु 10 मई 2022 को हो गई है, ठीक है। ये फेमस संतूर वादक थे जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है, ठीक है, 84 वर्ष की उम्र में। अब आप सभी फेमस कुछ इंपोर्टेंट जो निधन हुए हैं हाल ही में उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं और एक छोटा सा रिवीजन लगाने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों जैसा कि आपको पता है हाल ही में मिल्खा सिंह द फ्लाइंग सिख, इनका हाल ही में निधन हुआ था और इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, इनकी आत्मकथा थी द रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक है। इनके जीवन पर आधारित फिल्म थी भाग मिल्खा भाग और इसके निर्देशक कौन थे, तो ओम प्रकाश मेहरा इस फिल्म के निर्देशक थे। जैसा कि आपको पता है बाबा साहेब पुरंदरे ये किस क्षेत्र से, तो लेखन और इतिहासकार से क्षेत्र से संबंधित थे और इनका भी हाल ही में निधन हुआ था। इन्हें सन 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। सुंदर लाल बहुगुणा
ये सुंदरलाल बहुगुणा आप सभी लोग जानते हैं चिपको आंदोलन जो उत्तराखंड में चलाया गया था उससे संबंधित थे और पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते थे। चिपको आंदोलन के प्रेरणादाता थे और इन्हें वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट, माइकल कॉलिंस, ये प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री थे जिनका हाल ही में निधन हुआ था। ये किसके साथ? तो नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन बज इनके साथ गए थे। माइकल कॉलिंस, इनका भी निधन हुआ था। नेक्स्ट, माता प्रसाद, ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे जिनका निधन हुआ था। प्रिंस फिलिप, आप सभी लोग जानते हैं प्रिंस फिलिप, ये ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के क्या थे? पति थे और लगभग 99 वर्ष की उम्र में इनका निधन हाल ही में हुआ था। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने थे, बेहद इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। जो निधन हुए थे उनके बारे में मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट पसंद आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके लल्लन टॉप क्वेश्चन आपके लिए नंबर दिला सकते हैं। क्वेश्चन है मित्रों, हमारा क्वेश्चन क्या है? मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट, मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसमें आपको 2022 का खिताब किसने जीता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। कार्लोस अल्कराज ने इस मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट को जीता है। ये स्पेन के खिलाड़ी हैं और कुछ समय पहले इन्होंने मियामी ओपन टूर्नामेंट को भी जीता था। तो ये दोनों आप याद रखना, मैड्रिड ओपन और मियामी ओपन दोनों किसने जीते हैं? तो कार्लोस अल्कराज ने। इन्होंने बड़े बड़े खिलाड़ियों को हराकर यहाँ पर इन दोनों टूर्नामेंटों को जीता है। ठीक है, अब बात आई हमारे टेनिस टूर्नामेंटों की। तो आप सभी के लिए एक छोटी सी लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट को देखना। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा है, ललन टॉप में आगामी प्रश्नों से नहीं, मैं आपसे बात करूंगा टेनिस टूर्नामेंटों पर और देखना आपको सारे के सारे पॉइंट याद भी करा दूंगा। मित्रों, आपके सामने है लॉन टेनिस प्रतियोगिता, जिसे हम किसके नाम से AFWA यानी अमेरिकन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन और फ्रेंच ओपन के नाम से जानते हैं। इनके बारे में एक छोटी सी लिस्ट बनाइए, इन्हें आप देखना और बहुत ही बेहतरीन तरीके से और सरल माध्यम से इनको समझा दूंगा। बहुत दिनों से आपने इसका रिवीजन भी नहीं लगाया होगा, तो इसका एक छोटा सा रिवीजन भी लग जाएगा और आपको ये पॉइंट शायद याद भी हो जाए। जैसे कि US ओपन 2021, ये किसने जीता था पुरुष में? तो डेनियल मेदवेदेव ने जीता था और ये रूस के खिलाड़ी थे। महिलाओं में अगर बात करें, ये एम्मा रादुकानु ने जीता था और ये कौन थे? तो इंग्लैंड से संबंधित खिलाड़ी थी। ठीक है, एम्मा रादुकानु। BCC प्लेयर ऑफ द ईयर भी एम्मा रादुकानु को चुना गया था। नेक्स्ट आपको याद रखना है विंबलडन ओपन 2021, ये पुरुष में किसने जीता था? अब यहाँ से आपको याद करना बहुत आसान होगा, नोवाक जोकोविक और ये सर्बिया के खिलाड़ी थे। महिला में किसने जीता था? तो एश्ले बार्टी। और आपको पता है 25 वर्ष की उम्र में एश्ले बार्टी ने सभी टूर्नामेंटों से क्या कर लिया है? संन्यास लेने की घोषणा कर दी और ये किस देश की थी? तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ये दो हुए हमारे। अगला देखते हैं, अगला है हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिससे हमारी टेनिस टूर्नामेंटों की शुरुआत होती है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 किसने जीता था? तो यह भी पुरुष में नोवाक जोकोविक ने जीता था और महिलाओं में नाओमी ओसाका ने जीता था। नाओमी ओसाका किस देश की हैं? तो जापान की हैं। और हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि सबसे ज्यादा खिलाड़ियों पैसे वाले कौन खिलाड़ी हैं? तो नाओमी ओसाका ही हैं। ठीक है, यहाँ पर 10वें स्थान पर भारत की PV सिंधु भी थी, लेकिन पहले स्थान पर कौन है? नाओमी ओसाका। फ्रेंच ओपन 2021 किसने जीता है? तो ये पुरुष एकल में नोवाक जोकोविक ने जीता था और महिलाओं में बारबोरा क्रोजिकोवा, ये चेक गणराज्य की हैं, जिन्होंने हाल ही में इस पदक को जीता था। तो ये हमारे क्या थे? AFWA, यानी आप सभी के लिए ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकन ओपन जो मैंने आपको कराए, ये आप सभी लोग याद रखना। ठीक है, ये 4 हमारे ग्रैंड स्लैम होते हैं और सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले आप सभी लोग जानते हैं कौन है? तो राफेल नडाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इसमें आपको सभी MSME मंत्रालय से संबंधित कुछ बेहतरीन सी योजनाएं आई हैं, उन योजनाओं का एक छोटा सा लिस्ट बनाया है। इस लिस्ट को भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको इन योजनाओं को याद रखना है। ठीक है, तो इन चीजों को आप देखते रहिए और नोट डाउन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नोट डाउन कर चुके हैं तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, वैसे तो ये आपकी रिवीजन क्लास है, आपका अगर कोई भी डाउट, कोई भी सवाल बनता है तो आप इसे लाइव चैट में प्रस्तुत कर सकते हैं, मेरे को बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जो लाइव चैट चल रही है अगर आप उसे ज्वाइन करते हैं तो और भी अच्छी बात है। पहला खाद्य उत्कृष्टता केंद्र हाल ही में कहां पर खोला गया है? तो दिल्ली में। इसे MSME मंत्रालय के मंत्री हैं नारायण राणे, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, ये डिजाइन एंड गुणवत्ता के लिए इसे स्टार्ट किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, ऐसे ही ट्रेडिशनल मेडिकल सेंटर, ये जामनगर गुजरात में स्टार्ट किया गया था। अब MSME मंत्रालय से संबंधित कुछ विशेष बातें, जैसे MSME मंत्रालय सूक्ष्म एवं लघु, ये किसका मंत्रालय है? तो नारायण राणे का मंत्रालय है और ये इसके मंत्री भी हैं। आप समझते हैं MSME मंत्रालय। माफ करना साथियों, यहाँ पर ये हमारी लिस्ट जो है वो मिल नहीं पा रही है, लेकिन मैं आपको कुछ बताकर बोलकर बता रहा हूँ, इन्हें आप नोट डाउन कर लेना। जैसे स्वावलंबन एक योजना चलाई गई थी MSME मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, स्वावलंबन और एक और योजना थी और एक रैंप प्रोग्राम भी चलाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखनी है MSME मंत्रालय ने। ठीक है, अगली बार सारे पॉइंट मैं आपको नोट डाउन करके दिखा दूंगा, क्योंकि ये जो एक स्लाइड थी वो मिल नहीं पा रही है और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी नहीं मिली है।
तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं और आपको इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। लोकपाल के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में नया कार्यालय मिला नहीं है, यह खुला है। ठीक है, यहाँ खुला कर लेना, यह खोला गया था, यहाँ पर मिला लिख लिया है, पता नहीं कहाँ चली गई थी बुद्धि। यहाँ पर आप सभी के लिए देख लेना कि लोकपाल क्या है, एक संस्था है जिसे एक एक्ट आया था 2013 का एक्ट, जिसमें केंद्र के लिए लोकपाल दिया गया था और राज्य के लिए लोकायुक्त दिया गया था। लोकपाल में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। ठीक है, लोकपाल क्या है, एक संस्था है जिसमें क्या है मित्रों, एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं और इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे पिनाकी चंद्र घोष। कौन मित्रों, लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, पिनाकी चंद्र घोष। अब इसका हाल ही में इसका खुद का कार्यालय कहां पर खोला गया है, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिल्ली में इसका कार्यालय खोल दिया गया है। ठीक है, यहां पर आप सभी को याद रखना है एक पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट और इंटरनेशनल पॉइंट, ये पॉइंट है कि जो लोकपाल और लोकायुक्त होते हैं, ये दोनों पद कहां से ली गई है, दोनों संस्था कहां से ली गई, स्वीडन से। इसे वहां पर क्या बोलते हैं, तो ओम्बुड्समैन, क्या बोलते हैं, ओम्बुड्समैन, यानी ओम्बुड्समैन का मतलब होता है शिकायत करने वाला। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुड्स, तो एक बुड्स सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, और आप सभी याद रख लेना कि 1945 में 2 संस्थाओं की स्थापना हुई थी उस ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से, एक था वर्ल्ड बैंक और एक था IMF। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कनेक्ट हो रहा था, तो इस चीज को हम यहाँ पर याद रख लेंगे। और लोकपाल पहले कौन थे, तो पिनाकी चंद्र घोष थे। लोकपाल नहीं, लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पिनाकी चंद्र घोष थे। ठीक है, ये पॉइंट हमें यहाँ पर याद रखना है, छोटी सी भी गलती हमारी बहुत बड़ी हो सकती है। यहाँ पर केवल इतना याद रखना कि लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन है, तो पिनाकी चंद्र। लोकपाल कोई व्यक्ति नहीं है। ठीक है, जैसे आप समझ रहे हो लेखपाल हो या आपका मान लो जैसे गवर्नर हो, ये नहीं है। ठीक है, एक क्या है, संस्था है, एक गठन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, त्रिशूर पूरम उत्सव। कौन सा मित्रों, त्रिशूर पूरम उत्सव, यह कहां पर मनाया जाता है, तो ये केरल में मनाया जाता है। और मित्रों आप सभी लोग याद रखना, शिव, देवी दुर्गा और 30 हाथियों के साथ मिलकर यहाँ पर पूजा की जाती है। इस पर्व को क्या कहा जाता है, उत्सवों की माँ कहा जाता है। ठीक है, 2 फेमस यहाँ के केरल के आप सभी को और उत्सव याद रखने, एक मकर विलक्कू और एक ओणम। ठीक है, ऐसे ही आपको याद रखना है कि मैंने कल भी बताया था आपको कि CM कौन है यहाँ के, तो पिनराई विजयन। गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा सीटों की संख्या है 20, राज्यसभा सीटों की संख्या है 9 और विधानसभा सीटों की संख्या है 141। ठीक है, जल मेट्रो वाला पहला शहर कौन सा बना था, तो ये भी कोची बना था। पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ पर खोला गया था, तो ये भी केरल में खोला गया था। और हाल ही में केरल ओलंपिक का उद्घाटन कहां पर किया गया था, तो तिरुवनंतपुरम, इसकी राजधानी में किया गया था। और सबसे बड़ा वैज्ञानिक एटलस किसके पास था, तो ये भी जारी किया था केरल सरकार ने। ठीक है, सैनिटरी नैपकिन मुफ्त पहला गांव कौन सा था, तो केरल का यही था जिसका नाम था कुमलांगी। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी लोग केरल से याद रखना। और 3 फेमस आप सभी के लिए क्या है, ये उत्सव देखो, जैसे लोसर महोत्सव आपसे पूछा जाए तो लद्दाख में, लोसार महोत्सव पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश में, और लोसांग उत्सव पूछा जाए तो ये सिक्किम में है। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ से क्लियर करना है, लोसार और लोसांग। ठीक, अगर आप नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करा देता हूँ। देखो मित्रों, ये हमारा भारत है, प्यारा भारत। यहाँ पर आप देख सकते हैं लद्दाख है, क्या है मित्रों, लद्दाख है। और लद्दाख सबसे ऊपर है, तो सबसे पहले क्या आता है, छोटा आ आता है, इसमें कोई मात्रा नहीं होती है। तो लोसर ये हो गया लद्दाख ऊपर वाला। यहाँ पर अगर नीचे आए तो नीचे आ जाता है हमारा हिमाचल प्रदेश। अब जब नीचे आएंगे तो थोड़ा सा छोटे आ से बड़े आ की तरफ आएंगे तो यहाँ पर हमें मात्रा मिल जाएगी। तो ये क्या हो गया हमारा आ, यानी सार हो गया, लोसार। तो लोसार से क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो लोसांग, सांग, आन, सांग, सूकी, ऐसे प्रकार से आप याद रखने हैं, यहाँ पर ऐसे ही नाम होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, सिक्किम। तो सिक्किम का महोत्सव कौन सा हो जाएगा, लोसांग महोत्सव। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं क्या मित्रों, लोसर, लोसांग और लोसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने बेहद इंपॉर्टेंट, और रूस पर लगे कुछ प्रतिबंधों पर हम चर्चा करेंगे। फेमस जो रूस पर लगे हैं प्रतिबंध, उन पर हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से प्रतिबंध लगाए गए थे, क्योंकि रूस आज हमारे क्वेश्चन में आया है तो ये बात हमें जाननी चाहिए और छोटा सा रिवीजन लगाना भी चाहिए। तो देखो मित्रों, क्वेश्चन हमारा कि किस देश ने 77वां विजय दिवस मनाया है। तो हाल ही में रूस के द्वारा अपना 77वां विजय दिवस मनाया गया। कब बनाया, तो ये याद रखना 9 मई 2022 को मनाता है। इसी प्रकार से अगर यूरोप की देखें तो यूरोप मनाता है कब, 8 मई को, क्योंकि 8 मई 1845 को, माफ करना 1945 को जर्मनी के द्वारा क्या कर दिया गया, आत्मसमर्पण कर दिया गया। तो यहाँ पर यूरोप महाद्वीप के द्वारा 8 मई को, जबकि रूस के द्वारा इसे 9 मई को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर कब से कब हुआ था, तो 1939 से 1945 के मध्य हिटलर, जिसे नाजी सत्ता के रूप में जाना जाता था, और इसके सामने जर्मनी ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, रूस ने, मतलब इसने रूस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, और इसी वजह से क्या बनाते हैं, 9 तारीख को रूस विजय दिवस के रूप में इसे मनाता है। और इसी में हाल ही में दिवस मनाया गया, और इसमें पुतिन ने अपना भाषण दिया था क्या,
तो नाटो यूक्रेन सीमा पर संकट उत्पन्न कर रहा है। क्या कर रहा है? नाटो यूक्रेन सीमा पर संकट उत्पन्न कर रहा है। ऐसा अपने भाषणों में किसने बताया था? तो पुतिन, रूस के राष्ट्रपति ने। ठीक है मित्रों, अब आप सभी लोग देखना रूस स्पेशल, कुछ स्पेशल फैक्ट। ये रूस पर लगे कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबंध थे जिन्हें हमें याद रखना है और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो मित्रों क्या था? इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन IJF के द्वारा मानद अध्यक्ष के पद से किसे हटाया गया था? तो व्लादिमीर पुतिन को। यानी जूडो में अगर हम देखें तो ब्लैक बेल्ट किसके पास थी? यहाँ पर पुतिन के पास ब्लैक बेल्ट थी, जिसे अब जूडो फेडरेशन के द्वारा इसे हटा दिया गया है, इसकी मानद अध्यक्षता को खत्म कर दिया गया है। रूस पर कुछ और प्रतिबंध लगे हैं, जैसे कि फीफा ने इसे विश्व कप से बाहर कर दिया। इसी प्रकार से रूस यूक्रेन रशियन ग्रैंड प्रिक्स थी, इसे भी स्थगित कर दिया गया। ओलंपिक इंटरनेशनल कमेटी द्वारा रूस और बेलारूस को बेदखल कर दिया गया। अमेरिका ने बेलारूस से अपने दूतावास को बंद कर दिया और स्विफ्ट पॉलिसी के तहत रूस को भी बाहर कर दिया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाए गए हैं अभी रूस और यूक्रेन के चलते जो संघर्ष चल रहा है उसके तहत रूस पर ये कुछ प्रमुख प्रतिबंध थे जिन्हें आपको थोड़ा सा मैंने रिवाइज कराया। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्रिप्टो लाभ के मामले में कौन सा देश सबसे आगे है। तो क्रिप्टो लाभ क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। यानी कि ऐसा देश जो क्या करता है मित्रों, सबसे ज्यादा क्रिप्टो लाभ के मामले में आगे है, तो वो देश है हमारा USA। कौन सा मित्रों? USA। और भारत कौन से स्थान पर है? तो 21वें स्थान है क्रिप्टो लाभ में। और किसके द्वारा इस आंकड़ों को निकाला गया है? तो क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म चैनलाइसिस के द्वारा इस हवाले में इसके आंकड़े निकाले गए हैं कि सबसे ज्यादा क्रिप्टो लाभ किसको होता है? USA को। और 21वें स्थान पर कौन है? भारत। ठीक है, और सबसे ज्यादा क्रिप्टो लाभ किस क्रिप्टो करेंसी को हुआ है? तो आप सभी लोग जानते हैं ये इथेरियम। इथेरियम एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी आप सभी लोग जानते होंगे जिसे हम छू या देख नहीं सकते हैं, है ना? छू या देख नहीं सकते हैं, वो क्या है? हमारी क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, इसे छुआ नहीं जा सकता, ये केवल आभासी मुद्रा होती है जो लैपटॉप और कंप्यूटर में ही होती है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको याद रखना है कि लीगल करेंसी अपने किसने बनाया था? जो क्रिप्टो करेंसी है इसे लीगल किसने बनाया था? तो बिटकॉइन को लीगल करेंसी किसने बनाया? अल सल्वाडोर ने। और हाल ही में सेकंड देश बना था मध्य अफ्रीकी देश। इन दोनों देशों ने क्या किया? जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, इसको क्या कर दिया? लीगल करेंसी घोषित कर दिया। ये पॉइंट सभी को याद रखना। जापान के व्यक्ति थे जिनका नाम था सातोशी नाकामोतो, इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, जापान के फेमस व्यक्ति थे, इनके द्वारा बिटकॉइन की खोज की गई थी, क्रिप्टो करेंसी की खोज की गई थी। ये सारे आज के क्वेश्चन हमारे थे जो आपको मैंने समझाने की कोशिश की। बहुत गर्मी पड़ रही है, पूरा पसीना में लथपथ हूँ और सारी की सारी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है। आशा करता हूँ आप इस मेहनत को समझ पा रहे होंगे और इस छोटी सी वीडियो को बनाने में ही काफ़ी समय लगता है। तो मित्रों आप सभी लोग जल्दी से इसके साथी बन जाइए और बेहतरीन तरीके से हम इस चीज़ को चलाने वाले हैं, क्योंकि अब चैनल मोनेटाइज हो चुका है और आप सभी के प्यार भरोसे ने हमें काफ़ी आगे भी बढ़ा दिया है। तो जल्द से जल्द आप सभी लोग बेहतरीन सा प्यार और बनाइए और आपको डेली मैं कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ। डेली आपको कुछ नया प्रदान करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपका प्यार, आपका सपोर्ट इसी प्रकार से बना रहा तो बहुत जल्दी हम परीक्षाओं के लिए और भी बेहतर तैयारी करेंगे और आपको करवाएंगे। ठीक है मित्रों, तो आपको केवल साथ बने रहना है और साथ देना है, फुल सपोर्ट करना है। इसी के साथ आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो को लाइक जरूर कर देना।